हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब 940 पर। तो आज का हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट के बारे में। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यदि आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट को। तो चार्टर एक्ट 1813 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करके भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को आगामी 20 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया था। जो चार्टर एक्ट थे ये पहले भी चल रहे थे, जैसे 1793 ईस्वी में ये पहले भी चल रहे थे, लेकिन क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको नवीनीकृत किया और इसके आगामी वर्ष को कितने समय तक बढ़ा दिया, इसे 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। इसका मतलब ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में भारत में काम कर रही थी उस पर क्या हो गए थे, काफी कर्ज हो गए थे और उसके कार्य को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया था, इसके कार्य को क्या कर दिया था, 20 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय ले लिया था, यानी और आगे उसको मौका दिया। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या था उसको थोड़ा जानते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करके आगामी 20 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 में चार्टर अधिनियम अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 पारित किया गया। क्या पारित किया गया था? चार्टर अधिनियम या ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम, ये 1813 में पारित किया गया था। ठीक है, किस लिए किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को सुधारने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। तो यह चार्टर एक्ट तीन आए थे। कितने चार्टर एक्ट हुए थे? तीन हुए थे। तो पहला चार्टर एक्ट 1813 में, दूसरा चार्टर एक्ट 1833 में और तीसरा चार्टर एक्ट 1853 में आया था। इन चार्टर एक्टों में 20 साल का अंतर था। जैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आगामी 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। तो यदि पहला जब चार्टर एक्ट आया था 1813, तो वह कितने वर्ष तक था? 20 वर्षों तक। तो एक कब तक चला? 1833 तक। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि अभी इसको एक मौका और देना चाहिए, तो उसने इसका समयकाल फिर से बढ़ा दिया और वे कितना कर दिया? फिर से 20 साल कर दिया। तो वे कब तक चला था? वे 1853 तक चला था। इसी प्रकार इसमें कितने समय का अंतर है? 20 साल का अंतर देखने को मिलता है सभी चार्टर एक्ट में। तो अब चार्टर एक्ट 1813 क्या था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार और भारत के साथ चाय के व्यापार को अक्षुण्ण कर दिया। ठीक है, रद्द कर दिया और ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी। अब ईसाई मिशनरियों की अनुमति क्या थी उसको जानते हैं। तो 1813 के चार्टर अधिनियम ने उस व्यक्ति को अनुमति दी जो नैतिक एवं धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए भारत में जाने के लिए इच्छुक है। अब ध्यान से समझिएगा इसको, क्या है कि जो ईसाई मिशनरी थे, जो मिशन थे इसके, तो वे क्या थे, ये ब्रिटिश में चल रहे थे। अब ब्रिटिश के जो लोग थे जो भारत में आना चाहते थे, उन्हीं को आने के एक तरीके से वीजा या पासपोर्ट दिया जाता था जो भारत में आकर ईसाई धर्म को बढ़ावा दें। ठीक है, और जो ईसाई धर्म के कार्यों को सुधारें और उनको आगे लेकर चलें। ये था ईसाई मिशनरियों को अनुमति देना। ये किसके तहत था? चार्टर एक्ट के तहत था। तो मिशनरी अधिनियम के प्रावधानों में कलकत्ता में अपना मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में मुख्यालय बनाया गया। इसके साथ ब्रिटिश भारत के लिए एक बिशप की नियुक्ति प्राप्त करने में सफल रहे, यानी उसको आगे बढ़ाने में क्या रहे थे? ब्रिटिश सफल रहे थे। इस अधिनियम ने अपने नियंत्रण में भारतीयों की शिक्षा के लिए कॉरपोरेट जवाबदेही बढ़ाने के साथ साथ भारतीय साहित्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के पुनरुद्धार में सहायता के लिए वित्तीय अनुदान का अनिवार्य कर दिया। अब क्या थी, जो शिक्षा संस्थान थी उनमें वैज्ञानिक अनुसंधान भी थे, तो उनमें क्या कर दिया, उनमें वित्त को बढ़ा दिया, यानी उनको आगे आगे बढ़ाने के लिए उनके ऊपर पैसा खर्च करने लग गई ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, भारतीयों की शिक्षा के लिए। अब इसमें इनका भी लाभ था क्योंकि ये क्या करना चाहते थे, ईसाई धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब है शिक्षा में निवेश का प्रावधान। तो चार्टर अधिनियम ने कंपनी के लिए 1 लाख रुपए अलग करके
भारतीयों की शिक्षा में एक व्यापक भूमिका अदा करने का उपबंध किया। तो जो चार्टर अधिनियम था, तो उसमें कंपनी को क्या आदेश दिया गया कि वे 1 लाख रुपए अलग रखकर भारतीयों की शिक्षा पर खर्चा करेंगे। तो ये था शिक्षा में निवेश का प्रावधान। तो चार्टर एक्ट 1813 में यही अधिनियम पारित किए गए थे, जिसमें क्या था कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसको किसके हाथों में चली गई, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चली गई। दूसरा क्या था, ईसाई मिशनरियों की अनुमति यानी ईसाई धर्म को बढ़ावा देना इस एक्ट के तहत आया, और शिक्षा में निवेश का प्रावधान भी इसी एक्ट के तहत आया था। अगला है चार्टर एक्ट 1833। तो इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। उसमें क्या था, उसमें पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में, लेकिन जब 1833 में चार्टर एक्ट पुनः आया तो उसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसके माध्यम से भारतीय प्रशासन तथा वित्त का केंद्रीकरण कर दिया गया, जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। क्या था कि जो पहले क्या था कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको बदलकर क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसका मतलब है कि केंद्रीकरण कर दिया गया। जब तक बंगाल का गवर्नर था तब तक एक तरीके से क्या था, राज्य का गवर्नर। उसके बाद क्या कर दिया गया कि केंद्रीकरण करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। किसके तहत किया गया था, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। उसे सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। किसे प्रदान की गई, भारत के गवर्नर जनरल को। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। याद रखिएगा, चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंबई और मद्रास के गवर्नर ने अपनी विधायी शक्ति खो दी थी। इसका मतलब ये है कि अगर बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को कोई भी फैसला लेना होता था तो वह पहले किसके पास जाकर परमिशन लेगा, तो वह भारत के गवर्नर जनरल से जाकर परमिशन लेगा। उसके बाद ही इसके जो भी कानून हैं उन्हें पारित किए जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें क्या कहा गया है कि बंबई और मद्रास के जो विधायी शक्ति थी, जो कानूनी शक्तियां थी, उनको समाप्त कर दिया गया था एक तरीके से। तो सभी भारतीय कानूनों को संहिता बंद करके भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। याद रखिएगा, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853। तो इस एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया, यानी कार्यपालिका को अलग कर दिया गया और विधायिका जो भी कानूनी शक्तियां थी उनको अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटकर कितनी कर दी गई, इसमें 18 कर दी गई। यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जो भी इस कार्य को संभालते थे, उनमें जो 24 संख्या थी उसको घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया गया था। इनमें सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की गई। इस प्रकार अनुबंधित सिविल सेवा में भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। यानी इस एक्ट के तहत जो सिविल सेवाएं और जो भी अन्य परीक्षाएं होती थी उनमें क्या कर दिया गया, भारतीयों की एक भूमिका को भी अदा किया गया। यानी उसमें भारतीय लोग भी परीक्षा दे सकते हैं और भारतीय लोग भी सिविल सेवक या आईएएस उस टाइम के बन सकते थे। यानी अन्य किसी पुलिस संस्थान में भी जा सकते थे, सरकारी नौकरियों में जा सकते थे। ये किस एक्ट के तहत किया गया था, चार्टर एक्ट 1853। तो ये थे हमारे तीनों चार्टर एक्ट, एक चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और तीसरा था चार्टर एक्ट 1853। तो उम्मीद है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा चार्टर एक्ट क्या थे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा एजुकेशन हब 940 पर। धन्यवाद।